आज हम स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पढ़ेंगे आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 20 का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 20 क्या है हम देखते हैं। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम अपराध करते हैं, यदि हम क्या करते हैं, अपराध करते हैं, तो उसमें संविधान मुझे कैसे संरक्षित करेगा इसके बारे में बताया गया है। अर्थात संविधान में मुझे दोष करने के बावजूद भी दंड का भी प्रावधान है और जितनी मात्रा में हम गलती करें या जो इस प्रकार का अपराध हो वही दंड मुझे दिया जाए, यह तो प्रावधान है। और उससे ना तो अधिक दिया जाए और ना कम दिया जाए, यह भी प्रावधान है। उसी से संबंधित यह आर्टिकल है। अर्थात हम दोषी हैं, दोषी होने के बावजूद भी उसमें क्या किया जाए, समानता का नियम लाया जाए और असमानता के नियम का विरोध किया जाए। तो आर्टिकल 21 अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसको हम 3 पॉइंट में डिवाइडेड करेंगे। कितने करेंगे? 3 पॉइंट में डिवाइडेड करके अध्ययन करेंगे, तभी क्या होगा, आर्टिकल कंप्लीट होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि पूर्वव्यापी आपराधिक कानून के विरुद्ध संरक्षण। क्या है? पूर्वव्यापी आपराधिक कानून के विरुद्ध संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोज्ड फैक्ट लॉ। पूर्वव्यापी कानून, आपराधिक कानून के विरुद्ध संरक्षण। दूसरा क्या है? दोहरे खतरे से संरक्षण। दूसरा क्या है? दोहरे खतरे से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपर्डी। और तीसरा है आत्मदोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तीसरा क्या है? आत्मदोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो हम इन इंग्लिश के जो सेंटेंस है इनका इंग्लिश भी ध्यान में देंगे, क्योंकि कभी कभी इतना टफ क्या करता है आयोग, इतना टफ अनुवाद दे देता है, समझ में नहीं आता, नए नए शब्द डाल देता है, समझ में नहीं आता। तो दोनों अगर हम पढ़े रहेंगे तो पेपर अर्थात परीक्षा में मुझे आसानी होगी समझने में। इसलिए हम दोनों को अगर पढ़े रहेंगे तो पेपर देखने पर मुझे याद आ जाएगा। इसलिए जितने बार आप पढ़ें उतनी बार ही क्या इसका इंग्लिश वर्जन भी देखें, तो हमें हमारे माइंड में सेट हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम एग्ज़ाम में नहीं होगा। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि पूर्वव्यापी, फर्स्ट पॉइंट पढ़ना प्रारंभ करते हैं, पूर्वव्यापी आपराधिक कानून के विरुद्ध संरक्षण। इसका मतलब यह हुआ कि जो दंड हमने, जो गलती मैंने कर दिया है, अर्थात जो अपराध मैंने किया है, उस पर तो या तो मुकदमा चल रहा है या उसमें अपराधी दंडित हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल के मतलब वो, जैसे एक व्यक्ति हुआ, उसने किसी अदर व्यक्ति की क्या अपराध क्या किया है? हत्या किया है। अपराध क्या किया है? हत्या किया है, मर्डर, हत्या किया है किसी अन्य व्यक्ति की। एक व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति है, उसने किसी अन्य व्यक्ति की क्या किया है? हत्या किया है और हत्या किया है, तो उसको सज़ा मिली है कितना? मान लीजिए हत्या का क्या होता है सज़ा? आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, या क्या होता है? मृत्युदंड। आजीवन कारावास और क्या होता है? मृत्युदंड होता है। मृत्युदंड या मृत्युदंड हत्या में प्राय यही लगता है।
आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो। तो क्या हुआ, आजीवन कारावास लगभग कितने का होता है, 20 वर्ष का होता है, प्राय 20 वर्ष का होता है। अगर अपराध हल्का होता है तो 20 वर्ष का ही होता है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति ने हत्या किया, उसको जब सजा हुई, क्या हुआ, आजीवन कारावास या मृत्युदंड, आजीवन कारावास या मृत्युदंड हुआ। या मान लीजिए उसका मुकदमा ट्रायल पर चल रहा है, या अभी वो दंडित नहीं हुआ है, ट्रायल पर चल रहा है। या दंडित होने वाला है, दोनों कंडीशन में। तो क्या होगा, तो मान लीजिए या तो क्या है, पहले से ही व्याप्त है, पहले से या नियम है 20 वर्ष आजीवन कारावास या मृत्यु। मान लीजिए इसी बीच कोई नया नियम बन जाता है, मान लीजिए इसी बीच क्या होता है, कोई नया नियम बन जाता है। नया नियम क्या बनता है, नया नियम यह बनता है, नया नियम यह बनता है, नया नियम क्या बनता है कि इसको क्या कर दिया गया, 25 वर्ष कर दिया गया, आजीवन कारावास को क्या कर दिया गया, 25 वर्ष कर दिया गया, 25 वर्ष कर दिया गया, आजीवन कारावास को 25 वर्ष बढ़ा दिया गया। अब प्लस 25,000 का जुर्माना भी हो गया, 25,000 का जुर्माना भी हो गया, नया नियम बन गया। तो जो व्यक्ति पहले से दंडित है, पहले से अपराध किया है, उस पर यह नियम नहीं लागू होगा, उस पर यह नियम नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ बहुत गलत होगा, क्योंकि जिस समय इसने अपराध किया था उस वर्ष यही नियम था, 20 वर्ष आजीवन कारावास था और कोई जुर्माना नहीं था। लेकिन अब 25 वर्ष प्लस जुर्माना और आजीवन कारावास है, ठीक है, और मृत्युदंड है या मृत्युदंड है, जो भी होगा, ठीक है। तो 20 वर्ष या आजीवन कारावास या मृत्युदंड था। अब क्या हुआ, 25 वर्ष प्लस क्या हुआ, आजीवन कारावास या 25 वर्ष या मृत्युदंड। तो बढ़ा दिया गया है, जुर्माना बढ़ा दिया गया है और 5 वर्ष आयु भी बढ़ा दी गई, लेकिन यह बढ़ा हुआ पॉइंट यहाँ लागू नहीं होगा। अगर बढ़ा हुआ पॉइंट यहाँ लागू हो गया तो हमारा संरक्षण क्या नियम या हमारा संरक्षण का नियम या समानता का नियम क्या होगा, उसका उल्लंघन होगा, जो कि हमारे संविधान में वर्जित किया गया है। अर्थात आर्टिकल 20 में कहा गया है कि दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो संविधान हमें संरक्षण देता है, यह नियम उस पर लागू नहीं होगा। यह नियम जिस दिन से लागू होगा, जिस डेट से एक्ट के रूप में आएगा, उस समय से जो व्यक्ति अपराध करेंगे उन पर लागू होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मान लीजिए यही नियम, यही जो नया नियम है, दूसरे रूप में यही नियम 15 वर्ष हो जाए, 15 वर्ष प्लस मृत्युदंड को हटा करके 15 वर्ष हो जाए, आजीवन कारावास 15 वर्ष हो जाए और मृत्युदंड भी हटा दिया जाए, और नया नियम यह बन जाए कि हत्या करने वालों को सिर्फ 15 वर्ष की सज़ा होगी और कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर यह जो नियम बना है इसकी अपेक्षा कम है। यहाँ 20 वर्ष आजीवन कारावास या मृत्युदंड है, यहाँ केवल 15 वर्ष है। तो क्या होगा, 15 वर्ष यहाँ लागू हो जाएगा। जैसे जो व्यक्ति 20 वर्ष से सज़ा काट रहा है पीछे से, मान लीजिए उसका 15 वर्ष पूरा हो गया तो वह तुरंत छूट जाएगा, वह अपराध अपना दंड भुगत करके छूट जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। अर्थात यहाँ इसका मतलब यह हुआ कि जो नया नियम बनेगा, जो नया नियम बनेगा वो वर्तमान नियम या उसके पहले के जो भी दंड के प्रावधान के नियम हैं उनसे अधिक होगा तो वह लागू नहीं होगा। और
यदि उनसे कम होगा तो वह लागू होगा। कम होने पर लागू होता है तो संरक्षण के नियम का पालन करता है, लेकिन अधिक होने पर संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। हमारा संविधान यह कहता है वह जो व्यक्ति दंडित है उसके विरुद्ध उसके साथ क्या है, अन्याय है। तो पूर्वव्यापी आपराधिक कानून के विरुद्ध संरक्षण ये हुआ। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपर्डी, दोहरे खतरे से संरक्षण। दोहरे खतरे से संरक्षण देखते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एक अपराध में कोई एक अपराध किया है और उसको दंड भी मिल चुका है, दंड मिल चुका है अर्थात वह सजा भुगत रहा है, दंड मिल चुका है या मुकदमा के दौरान उसको सजा हो चुकी है या मुकदमा चल रहा है। तो उसी अपराध में मान लीजिए परिवार में 10 सदस्य हैं या किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, उस परिवार में एक ही भैंस है, उस भैंस को किसी ने चुरा लिया, एक व्यक्ति ने चुरा लिया, उस व्यक्ति को चुरा लिया तो उस व्यक्ति को क्या हुआ, 6 महीने का, मान लीजिए 6 महीने का जेल की सज़ा हुई, 6 माह के जेल की सज़ा हुई। अब 6 माह के एक बार की जेल की सज़ा हो गई। मान लीजिए उस परिवार में 3 व्यक्ति हैं, एक ने 6 महीने का FIR करा करके उसको दंड मिला, फिर उसी पर वो दोबारा ना चुराए भैंस, उसी मामले पर जा कर के दोबारा कोई ये चाहे कि हमारी भैंस इसने चुरा लिया, फिर उस पर FIR हो, मुकदमा हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एक अपराध में एक ही बार दंडित किया जाएगा। हाँ, अगर वह फिर उसी परिवार की कोई भैंस चुराता है दोबारा तो उसे क्या होगा, दोबारा दंडित किया जाएगा। यही है दोहरे खतरे से संरक्षण। दोहरे खतरे से संरक्षण अर्थात कोई व्यक्ति एक ही अपराध में एक ही बार दंडित किया जाएगा, दूसरी बार दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरे पॉइंट की एक्सप्लेनेशन ये हुआ। तीसरा हुआ आत्मदोष सिद्ध से संरक्षण। आत्मदोष सिद्ध से संरक्षण, इसको चुप रहने का अधिकार या चुप रहने का संरक्षण भी कहते हैं। इसको चुप रहने का अधिकार भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, चुप रहने का अधिकार भी कहते हैं। चुप रहने का अधिकार, रहने का अधिकार भी कहते हैं। आत्मदोष सिद्ध से संरक्षण, ध्यान दीजिए, जैसे जब व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है या अन्य कोई अपराध करता है, उसको तो पता ही रहता है क्या किया है, उसको पता रहता है क्या किया है। अगर वह जब पकड़ा जाए, उसके विरुद्ध FIR हो जाए, अगर वह सही बोले, उसे तो मालूम रहता है किया है कि नहीं किया है, किया है कि नहीं किया है मालूम रहता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके विरुद्ध हो जाए, मान लीजिए ना ही किया हो या किया ही हो, तो कैसे पता लगाएगा, कैसे जानेगा। इसके लिए हमारे न्यायालय ने व्यवस्था की कि जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, ग्रसित पक्ष है, वह क्या करेगा, साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। क्या होगा, साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। जैसे हमारे यहाँ न्यायपालिका में क्या व्यवस्था है, एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। विपक्ष पक्ष क्या होता है, क्राइम करता है, ये क्या होगा, क्राइम वाला क्राइम करेगा, क्राइम करेगा। विपक्ष क्या होता है, विक्टिम होता है, ग्रसित होता है, विक्टिम होता है, ग्रसित होता है। और जब ये क्राइम में पक्ष क्या करेगा, क्राइम करेगा, तो विक्टिम होगा, तो विक्टिम क्या होगा, साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। साक्ष्य कौन प्रस्तुत करेगा, साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, साक्ष्य विक्टिम ही प्रस्तुत करेगा, पक्ष नहीं, विपक्ष ही प्रस्तुत करेगा। तो वही है कि पक्ष के क्या होगा, पक्ष के संरक्षण में है, आत्मदोष सिद्ध के संरक्षण, पक्ष के संबंध में, तो क्राइम करने वाले के संरक्षण में ही है कि आत्मदोष सिद्ध से संरक्षण या चुप रहने का अधिकार। अर्थात आप अपने विरुद्ध मजबूर नहीं हो सकते, कि कह नहीं सकते कि हमने हाँ अपराध किया है,
या आपको न्यायालय ना तो मजबूर करेगा, ना तो विक्टिम पक्ष अर्थात विपक्ष मजबूर नहीं करेगा। विपक्ष ला करके साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और साक्ष्य जब न्यायालय में सिद्ध हो जाएगा तब क्या होगा, आपको दंडित किया जाएगा, वरना दंडित नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा, अब इसमें साइंस को भी कुछ लाया गया है। क्या किया गया है, साइंस टेक्नोलॉजी को भी कुछ लाया गया है। साइंस टेक्नोलॉजी में जैसे क्या हुआ, डीएनए होता है, फिंगरप्रिंट होता है और ब्लड टेस्ट होता है। ये तो नॉर्मल होता है, डीएनए, फिंगरप्रिंट, ब्लड टेस्ट, ये नॉर्मल होता है, ठीक है, ये नॉर्मल होता है। दूसरा होता है पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, नार्कोटिक्स। इस पर साइंस का कुछ विश्वास है। तो व्यक्ति जो गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा अपराधी होते हैं तो उनका यही पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, नार्कोटिक्स, इनका क्या होता है, कराया जाता है। उसके आधार पर यह काफ़ी हद तक सिद्ध हो जाता है, हाँ यही व्यक्ति अपराधी है। डीएनए, फिंगरप्रिंट, ब्लड टेस्ट, इसके आधार पर प्रूफ अधिक मात्रा में नहीं सिद्ध हो पाता, लेकिन इसके आधार पर सिद्ध हो जाता है। तो जब कोई बड़ा अपराध है या बड़ा वो सब होता है तो ये सब प्रक्रिया साइंस टेक्नोलॉजी का अपनाया जाता है, नहीं तो नॉर्मल वही क्या होता है, नॉर्मल प्रक्रिया ही साक्ष्य की अपनाई जाती है। तो क्या हुआ, यह तीसरा पॉइंट हुआ, आत्मदोष सिद्ध से संरक्षण, अर्थात आप अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए या अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए आप मजबूर नहीं हैं। यह भी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। तो एक बार दोबारा हल्का हम रीड कर लें। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अर्थात जो व्यक्ति अपराध करता है उसको भी हमारे संविधान में संरक्षण किया गया, उसको भी हमारा संविधान संरक्षित करता है या हमारे संविधान में संरक्षण उसको दिया गया है। उसको 3 पॉइंट के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। पूर्वव्यापी आपराधिक कानून के विरुद्ध संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोस्ट फैक्ट लॉ। दूसरा हुआ दोहरे खतरे से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपर्डी। तीसरा हुआ आत्मदोष सिद्ध से संरक्षण या चुप रहने का अधिकार भी इसको कहते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। पूर्वव्यापी आपराधिक कानून के विरुद्ध संरक्षण, अर्थात जो व्यक्ति पहले से दंडित है, जो व्यक्ति पहले से दंडित है उस व्यक्ति पर जो भी नया नियम बनेगा, नया नियम वर्तमान नियम से अधिक होगा तो उस पर लागू नहीं होगा। यदि दंड का प्रावधान वर्तमान दंड से या भूतपूर्व दंड से कम होगा तो उस पर क्या होगा, लागू होगा। यही है क्या है, पूर्वव्यापी आपराधिक कानून के विरुद्ध संरक्षण। दोहरे खतरे से संरक्षण, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, उसी अपराध के लिए उस पर दोबारा दंड की व्यवस्था नहीं की गई। तीसरा है आत्मदोष सिद्ध से संरक्षण या चुप रहने का अधिकार। आप अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए या स्वयं को साक्षी मानने के लिए आप बाध्य नहीं। मान लीजिए कोई गंभीर मामला हो तो इस समय क्या साइंस का कुछ प्रयोग किया जाता है, तो उसमें क्या है, डीएनए, फिंगरप्रिंट, ब्लड टेस्ट नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है। पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, नार्कोटिक्स, ये क्या है, इसको आत्मदोष सिद्ध के में सहायक माना जाता है। आत्मदोष सिद्ध अर्थात कि अपने ही विरुद्ध गवाही इसको माना जाता